सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है इस वीक की सेंटेंस ब्रेकिंग सेशन में। हर सैटरडे को इस सेशन को मैं लाता हूं और आप इसका पूरा वीक वेट भी करते हैं। मेरा नाम है अमन बहल, एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूं एसएससी सीजीएल के थ्रू। इस सेशन में मैं आपको सिखाता हूं इंग्लिश कहां से शुरू हुई थी और कहां आके ख़त्म होती है। अब इसका मतलब क्या है, आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी के स्टूडेंट हो, गुजराती के हों, पंजाबी के हों, बंगाली के हों, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इस टेक्निक को सीखने के बाद इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज साइंटिस्ट आप अप्रोच करते हैं, क्योंकि अब आपके लिए इंग्लिश मैथ्स के फॉर्मूला के जैसे चलती है। अपने कुछ सेंटेंस लेंगे इस सेशन में, सेंटेंसेस के हर सेंटेंस के हर वर्ड को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके हर वर्ड से पूछेंगे कि तेरा पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, फिर उससे पूछेंगे तेरा रोल क्या है सेंटेंस में, तू यहाँ पे क्यों पड़ा है। और जैसे ये जवाब दोनों चीज़ों का मिलेगा आपको पता लग जाएगा सेंटेंस में क्या एरर है। तो मैजिकल टेक्निक है, शुरू कर लेते हैं। अब सारे के सारे सेंटेंस मैंने उठाए हैं द हिंदू से, पुराने और नए दोनों टाइप के एडिटोरियल्स है ना। देखिए फर्स्ट सेंटेंस है अपना, पहले एक काम करना है, इसको हमें पढ़ना है सिंपल तरीके से, फिर आएंगे सेंटेंस में एरर को ढूंढने पे। जानबूझ करके हिडन एरर्स मैंने डाली हुई हैं, हमें ब्रेक करके पकड़ में आनी चाहिए वो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, तुम्हारा ही परिवार है, तुम्हारा ही चैनल है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ऑफिशियल YT, हर PDF मिलेगी आपको यहाँ पे, साथ ही साथ आपको वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ज्वाइन कर लें आज ही, है ना। 12,000 मेंबर्स हैं। इंस्टा पे भी हूँ मैं ऑफिशियल YT के नाम से। आपकी करियर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, इंस्टा पे आप फॉलो करके मुझे मैसेज करके बताएं। Fitch Ratings have made further cuts toward GDP forecast in its latest Global Economic Outlook या GEO and said the slide in global economical activity is close to reach its nadir। कह रहा Fitch Ratings जो है ना, ये Fitch नाम की कंपनी की जो रेटिंग्स हैं, कह रहा है इन्होंने बना दिया है और आगे कट्स को, फर्दर मतलब और ज़्यादा। पहले तो इतने थे, अब आगे बढ़ करके इतने हो गए, है ना। और ज़्यादा इन्होंने काट छांट कर दिए। अच्छा किस में की है? वर्ल्ड की GDP की फोरकास्ट में, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था की अंदाज में। फोरकास्ट मतलब आगे की भविष्यवाणी या अंदाजा। अच्छा कहाँ पे किया है काम इन्होंने? ये काम इन्होंने किया है अपनी लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक नाम की रिपोर्ट में। ये एक रिपोर्ट का नाम है या जर्नल का नाम है, पहला G बड़ा, E बड़ा और O बड़ा, मतलब ये एक खास रिपोर्ट है। अच्छा ये रिपोर्ट करने के बाद इसमें क्या बोला इसने सेट किया इसी फिच रेटिंग्स ने कि ये जो स्लाइड है, ये जो ढलान है, गिरावट है दुनिया भर की आर्थिक गतिविधियों में, कह रहा है वो बड़ी क्लोज है, बड़ी नज़दीक है। और किसके पहुंचने के? एक नाडिर पे। नाडिर का मतलब होता है पाताल। तो उसने यही बोला अब पाताल पे आने वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम नीचे गिर जाएगी, फिर वहाँ से ऊपर उठनी शुरू होगी, ऐसा इसका कहना था। समझ गए सेंटेंस? अब इस सेंटेंस को कर लेते हैं ब्रेक करके देखेंगे कौन सी वो एरर है। आपको दिखेगी बड़ी बड़ी फुटबॉल के जितनी, है ना। तो कुछ रूल्स हैं ब्रेक करने के। सारे नाउन्स को मैंने कलर दे दिया ऊपर ग्रीन, देखते जाओ। नाउन प्रोनाउन जीरेंड है ग्रीन कलर में, सारी कंजंक्शन है येलो कलर में, सारे एडजेक्टिव्स हैं ब्लू कलर में, सारी एडवर्ब्स हैं पिंक कलर में, और कोई वर्ब होगी तो मिलेगी आपको रेड कलर में। इसके बाद भी कुछ रह जाए तो या तो वो होगा एक आर्टिकल, और या फिर वो होगा पार्ट ऑफ इन्फिनेटिव। अच्छा इसके बाद भी कुछ रह जाए तो वो होगी प्रेपोजिशन डार्क ब्लू कलर में, डार्क ब्लैक कलर में। ठीक है, कलर देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता लगे कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा वर्ड है। अब 3 रूल्स हैं जिनको अपने को फॉलो करना होता है। 3 ही रूल्स हैं। पहला रूल क्या है? हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट जरूर होगा, चाहे इसमें 10 सब्जेक्ट रखे हों कोई बात नहीं, लेकिन एक जरूर होगा। और सब्जेक्ट कौन बनेगा? नाउन प्रोनाउन या जीरेंट, जो ये आप ग्रीन कलर वाले देख रहे हो। दूसरा रूल क्या है? हर सब्जेक्ट की कम से कम एक वर्ब जरूर होगी। मान लो 5 सब्जेक्ट है तो 5 वर्ब्स होना लाजमी है सेंटेंस के अंदर, वर्ब होंगी रेड कलर में। और तीसरा रूल क्या है? ये जो डार्क ब्लैक में देख रहे हो, इनके बाद में आपको क्या मिलेगा? इनके बाद में आपको मिलेगा एक ऑब्जेक्ट। हर प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, जो कि नाउन प्रोनाउन या जीरेंड ही बन सकता है। सारा गेम जो है ना इन ग्रीन वालों के आसपास घूमता है, नाउन प्रोनाउन और जीरेंड के। यही सब्जेक्ट बनते हैं, यही ऑब्जेक्ट बनते हैं, यही सब जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। चलो शुरू कर ले। देखो फिच रेटिंग्स। अब ये फिच रेटिंग्स क्या है? आप सोचोगे सर फिच नाम की कंपनी की एक रेटिंग्स है, मान ली आपकी बात, लेकिन ध्यान देना एक चीज़ को, अगर फिच नाम की कंपनी की रेटिंग्स है तो ये बड़ा आर ना होता। इस आर के बड़ा होने का कुछ रीज़न है, पता क्या रीज़न है? इस आर के बड़ा होने का एक ही रीज़न है, ये फिच रेटिंग्स एक कंपनी का नाम है। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें रिजर्व का आर बड़ा, बैंक का भी बड़ा, इंडिया का ही बड़ा। समझ गए ना? जैसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, तो माइक्रोसॉफ्ट का एम बड़ा, कॉरपोरेशन का सी बड़ा। तो जब भी कंपनियों के नाम होते हैं ना, कोई भी प्रॉपर नाउन होता है, उसमें जितने भी वर्ड्स हों, प्रेपोजिशन को छोड़ दो, बाकी सभी वर्ड्स का पहला लेटर कैपिटल होता है। अगर ऐसा है तो ये फिच रेटिंग्स बन गया आपका सब्जेक्ट।
ठीक है। कंपनियों के नाम से पहले कभी द नहीं आता, ना कभी फेसबुक के आगे देखोगे, ना गूगल के आगे देखोगे, ना फिच रेटिंग्स के आगे लगाए। सब्जेक्ट बन गया आपका, पहला रूल पूरा हो गया। अब दूसरा रूल ढूंढो। इस सब्जेक्ट को चाहिए एक वर्ब। देखो वर्ब रखी यहाँ पे हैव मेड, ये हो गई सब्जेक्ट की वर्ब। अब दिमाग में क्या आएगा, सर ये फिच रेटिंग्स पीछे तो एस ले रहा है, पर वर्ब कौन सी लगाएं, सिंगुलर लगाएं या प्लूरल लगाएं? अरे कंपनी तो एक ही है ना, पीछे चाहे 3 एस लगा ले, क्या फ़र्क पड़ता है हमें, अपना नाम कुछ भी रख ले। इसने कुछ भी नाम रखा हो, है तो ये एक ही कंपनी, वर्ब होगी सिंगुलर, यहाँ पे लगेगा हैज़। इस आर से ही मुझे पता लगा कि यहाँ पे हैज़ लगना चाहिए, हैव नहीं आएगा। आगे मैं चलूँगा ना तो ये बात और पक्की हो जाएगी जैसे जैसे आप ब्रेक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हैव ले लिया वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब होगी मेड। अब देखो क्या मेक किया, वर्ब से, मेन वर्ब से जो व्हाट या हुम का रिप्लाई करे वो कहलाता है वर्ब का ऑब्जेक्ट। इसने कट्स को मेक किया है, ये कट्स नाम का नाउन इस वर्ब का बन गया ऑब्जेक्ट। अब देखो कट्स किस में लगाए, टू लगा के बता रहा है वर्ल्ड जीडीपी फोरकास्ट में, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी में। वर्ल्ड एक नाउन है, जीडीपी एक नाउन है, फोरकास्ट एक नाउन है, 3 नाउन एक साथ मिले हुए हैं और तीनों का एक कंबाइंड एग्जिस्टेंस भी है। जब 2, 3, 4, 5, 50 कितने भी नाउन एक दूसरे के आजू बाजू में हो और मिल करके कोई मीनिंग रखते हो तो वह कहलाते क्या हैं, कंपाउंड नाउन्स। इस टू प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये वाला वर्ल्ड जीडीपी फोरकास्ट नाम का कंपाउंड नाउन। पीछे फर्दर रह गया, फर्दर एक एडवर्ब होती है, फर्दर का मतलब होता है और आगे या एडिशनली। भाई इसने कट कितने मारे हैं, और ज़्यादा मारे हैं कट, समझ गए ना, कितने कट मारे हैं, और ज़्यादा कट मारे हैं, और आगे तक कट मारे हैं। तो ये एक एडवर्ब है, इस वर्ब के बारे में बता रहा है कितने कट पड़े हैं। और आगे बढ़ो, इन प्रेपोजिशन है, इसको चाहिए एक ऑब्जेक्ट। इसका ऑब्जेक्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। ये जी बड़ा ई बड़ा ओ, ये एक ही चीज़ को बता रहा है कि ये एक पूरी है ना, एक रिसर्च पेपर का नाम है, या फिर ये कोई जर्नल का नाम है, या फिर ये किसी न्यूज़पेपर का नाम है, समझ गए ना। इसका देखो नाम इन्होंने दिया भी है GEO। तो ये हो गया एक पूरा का पूरा प्रॉपर नाउन, ये इन प्रेपोजिशन का हो गया ऑब्जेक्ट। अब भाई ये इट्स और लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट मतलब सबसे नया, इसके लिए एक एडजेक्टिव आया है, इस जियो जो हर महीने छपती है इसकी सबसे नई वाली जियो की बात कर रहा है, और इट्स का मतलब है इस कंपनी की जियो की। अब देखो यहाँ पे आपको मिला एक और हिंट, ये कंपनी सिंगुलर थी इसीलिए सिंगुलर वर्ब हमने लगाई, और इसीलिए इस कंपनी के लिए हमने इट्स भी लगाया, समझ गए ना। जो आपने रूल पीछे देखा था, जो आपने एरर पकड़ी थी, वो एरर और पुख्ता हो गई है इस इट्स को देखने के बाद। हैज़ ही आएगा, हैव नहीं आएगा। अब और आगे बढ़ते हैं, इतना मामला सेट है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, लोड मत लेना। फिच रेटिंग्स एक सिंगुलर नाउन है, तुम्हारा सब्जेक्ट है। हैव मेड इसकी वर्ब होगी, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। जिसको मेक किया वो कट्स नाम का नाउन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। कट्स कितने, और आगे तक। फर्दर एक एडवर्ब होगी, कट्स के बारे में बता रही है कहाँ तक हुए हैं, और आगे तक मेक किए गए हैं, मेक नाम की वर्ब को मॉडिफाई कर रही है। टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया वर्ल्ड जीडीपी फोरकास्ट, एक कंपाउंड नाउन है अपने आप में। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक GEO। अब इस प्रेपोजिशन ने 2 एडजेक्टिव लिए हुए हैं, पहला है लेटेस्ट, दूसरा है इट्स। इस इट्स को देख करके पता लगा कि ये वर्ब जो है सिंगुलर आएगी, क्योंकि कंपनी सिंगुलर है, पहला और दूसरा दोनों अक्षर बड़े हैं दोनों वर्ड्स के, तो हमने यहाँ पे लगा दिया हैज़। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो कह रहा है एंड सेट। अब ये सेट को चाहिए एक सब्जेक्ट, ये वर्ब है एक, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये सब्जेक्ट लेगी फिच रेटिंग्स को। फिच रेटिंग्स ने दोनों काम किए हैं, पहला काम किया हैव मेड, दूसरा किया हैज़ सेट, समझ गए ना। ये V3 होगी आपकी, हैज़ यहाँ पे भी अंडरस्टूड है अपने आप से। अच्छा क्या कहा है फिच रेटिंग्स ने, क्या कहा है, देखो जब भी दैट नाम की कंजंक्शन बीच में आए, जिसका मतलब होता है कि, उसने कहा है कि, तो दैट नाम की कंजंक्शन को इंग्लिश में चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तुम्हारी इच्छा है, समझ गए ना। लिखना चाहो तो भी गलत नहीं, छोड़ दो तो भी गलत नहीं। तो सेट के बाद में ये कहा है कि दैट, ये दैट हिडन है बीच में। अब देखो स्लाइड इन ग्लोबल इकोनॉमिकल एक्टिविटी इज क्लोज टू रीच इट्स नादर। ये स्लाइड जो है ना, ये तीसरा नाउन है आपका सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट है। कैसे पता लगा मुझे, देखो दैट कंजंक्शन आई, कंजंक्शन के बाद में एक नया क्लोज आएगा, नया सब्जेक्ट आएगा, नई वर्ब आएगी। तो ये हो गया सब्जेक्ट नंबर 2 स्लाइड। और स्लाइड किस में, इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एक्टिविटी, और एक्टिविटी कौन सी, ग्लोबल और इकोनॉमिकल। इसने इसको ऑब्जेक्ट बनाया और ये दोनों बन गए इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करने वाले। सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब सिंगुलर होगी, स्लाइड सिंगुलर है, ये मिल गई सब्जेक्ट नंबर 2 को वर्ब नंबर 2। अब देखो ये कहाँ है, स्लाइड कहाँ है, स्लाइड है क्लोज, स्लाइड है नज़दीक। जब भी बी फैमिली की वर्ब अकेली आ जाए, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, इसका मतलब होता है वो लिंक वर्ब है। इस लिंक वर्ब को एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट देना होगा इसके बाद में। स्लाइड का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है क्लोज। एडजेक्टिव इंग्लिश में सिर्फ एक ही शर्त पे अकेले आते हैं, अगर वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाए तो।
समझ गए ना। क्लोज इसलिए एक एडजेक्टिव है बिना नाउन का, क्योंकि ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा है इस नाम की लिंकिंग वर्ब के बाद। अब देखो टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है रीच, या टू एक इन्फिनेटिव बनाएगा रीच, और इट्स का देखो रीच कहाँ करना है, रीच करना है पाताल में। रीच वर्ब एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद में वेयर से भी अपना ऑब्जेक्ट लेती है। देखो मैंने आपको बताया वर्ब्स है ना, वट या हुम से अपना जो है रिप्लाई लेती है। अगर रिप्लाई दे दे जो नाउन, वो बन जाता है इनका ऑब्जेक्ट। लेकिन रीच और कुछ और एक ऐसी वर्ब्स है, मैं एक अलग क्लास लूँगा, वो वर्ब्स इनके अलावा कोई और क्वेश्चन पूछो ना, वो वाला जो वर्ड है उसको भी अपना ऑब्जेक्ट मान लेती हैं। रीच कहाँ किया, नादिर पे रीच किया, पाताल में रीच किया, पाताल हो गया इसका ऑब्जेक्ट। आई थिंक समझ गए हैं। अब दूसरी एरर ढूंढ लेते हैं फटाफट से। उससे पहले एक काम करेंगे छोटा सा, मैं पूरा आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बन जाए कॉन्टेक्स्ट, है ना। सब्जेक्ट नंबर 1, ये है सब्जेक्ट नंबर 2। दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं दैट नाम की कंजंक्शन से जो बीच में ओमिट की हुई है। सब्जेक्ट नंबर 1 की वर्ब नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2 की वर्ब नंबर 2। वर्ब का ऑब्जेक्ट कट्स, 2 का ऑब्जेक्ट वर्ड जीडीपी फोरकास्ट, फर्दर मॉडिफाई करके इस एडवर्ब को। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये वाला जर्नल, लेटेस्ट और एडजेक्टिव ये दोनों एडजेक्टिव हैं इट्स। और सेट जो है वर्ब नंबर 2 है सब्जेक्ट नंबर 1 की। सब्जेक्ट नंबर 1 ने 2 वर्ब्स ली हुई हैं, एंड के बाद में ली है हैज़ सेट। अब सेट के बाद में सब्जेक्ट नंबर 2 था, इसकी वर्ब आपने देख ली। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये एक्टिविटी, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, इस एक्टिविटी को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक एडजेक्टिव है। अब टू रीच ये हमें डिसाइड करना है ये क्या होगा, ये इन्फिनेटिव होगा या टू प्रेपोजिशन बनेगी, ये भी डिसाइड करेंगे। रीच करना नादिर को, रीच वर्ब अपने बाद में वेयर का रिप्लाई देने वाले को भी ऑब्जेक्ट मान लेती है। इट्स नादिर मतलब इस कंपनी का नादिर, है ना, इस एक्टिविटी का नादिर। अब देख लेते हैं दूसरी एरर क्या है। बड़ी खूबसूरत एरर है, यहाँ पे टू के बाद में रीचिंग आना चाहिए था, क्लोज टू रीचिंग इट्स नादिर। अब क्यों आना चाहिए था, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो मैंने आपको 30 फ्रेज ऐसे बताए हुए हैं जिनमें टू के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। अब एक काम तो है आप उनको याद कर लो, उनको देख लो। दूसरा है आपको थोड़ा लॉजिक भी बता देता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। जैसे समझो यहाँ वैक्सीनेशन मेक्स अस इम्यून टू कोविड-19 वायरस। वैक्सीनेशन हमें इम्यून बनाता है, डिफेंड करवाता है कोविड-19 वायरस के सामने। इम्यून होने का मतलब है प्रतिरोधक हो गए हम। अब कितना भी ये वायरस कितना भी हमारे आसपास घूमे, हमें जो है असर नहीं डालेगा। इम्यून टू के बाद में क्या लगा, एक नाउन। इम्यून टू एक ऐसा फ्रेज है जो अपने बाद में नाउन लेता है। आप किस चीज़ के लिए इम्यून है, मैं इस वायरस के लिए इम्यून हूँ, मैं इस बैक्टीरिया के लिए इम्यून हूँ, मैं इस डिजीज़ के लिए इम्यून हूँ, मैं स्ट्रेस के लिए इम्यून हूँ, है ना। अगर ऐसा है तो इम्यून टू, यहाँ देखो वैक्सीनेशन मेक्स अस इम्यून टू गेट इन्फेक्टेड विद कोविड-19 वायरस। बात वही है, हम इम्यून होते हैं कोविड-19 वायरस से इन्फेक्ट होने से, है ना। गेट हो गई एक वर्ब। देखो यहाँ पे अगर ये नाउन ले रहा है ना, तो इम्यून टू एक ऐसा फ्रेज है जो अपने बाद नाउन ही लेगा। अगर यहाँ पे वर्ब रखिए तो इसको नाउन में बदल डालो, आप लगाओगे गेटिंग। समझ रहे हो लॉजिक क्या है। इम्यून टू के बाद में इसलिए हमेशा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। आप जो भी ऐसा फ्रेज हो देख लेना, उसके बाद हमेशा नाउन सेट बैठेगा। जैसे आई एम हैबिचुअल टू कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी का आदी हूँ, आई एम हैबिचुअल टू कॉफ़ी। और आई एम हैबिचुअल टू हैव कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी पीने का आदी हूँ। अब हैव हो गई यहाँ पे वर्ब, कॉफ़ी हो गया नाउन। हैबिचुअल के बाद नाउन आता है, हैबिचुअल टू कॉफ़ी। तो यहाँ पे हैव वर्ब को भी नाउन में बदल देंगे, हम लिखेंगे हैबिचुअल टू हैविंग कॉफ़ी। समझ गए ना। इसलिए इन वर्ब्स के बाद में हमेशा टू लगता है, और टू लेता है अपने बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। और एक दिखा देता हूँ सेंटेंस, वी आर क्लोज टू द डेस्टिनेशन, हम मंजिल के नज़दीक हैं। किसके नज़दीक हो, मंजिल के, घर के, मकान के, कॉलेज के, ऑफिस के। एक नाउन होते हैं सबके सब ये। तो क्लोज टू अपने बाद नाउन ही लेता है। और अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ वी आर क्लोज टू रीच द डेस्टिनेशन, हम नज़दीक हैं डेस्टिनेशन के, है ना, पहुँचने के। अब देखो वही दिक्कत है, क्लोज टू अगर अपने बाद में नाउन लेता है तो ये रीच वर्ब नहीं ले सकता, इसको भी नाउन में बदल डालो, जीरन बना दो, लिख दो रीचिंग। समझो। अब यही वो सारे फ्रेज हैं जिसमें टू के बाद में वर्ब की लगती है आईएनजी फॉर्म। आप एडिक्टेड टू किसके लिए हो, कॉफ़ी के लिए, शराब के लिए। आप जुड़े हुए किससे हो, अपने भाई से, अपनी माँ से, नाउन लगेगा इनके बाद में। और अगर आएगी तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन के आएगी। अब एक काम करते हैं, वापस आ जाते हैं अपने सेंटेंस पे। तो क्लोज टू किसके है भाई, रीच करने पे नहीं है, रीचिंग करने पे है, अपने नादिर पे। चलो आगे बढ़ें। इसमें एक एरर और है, वो आप जानते होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है, कई बार करवा भी चुका हूँ। इकोनॉमिकल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इकोनॉमिक। इस एल को आप निकाल देंगे। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, पैसे से रिलेटेड। इकोनॉमिकल का मतलब क्या होता है, अगर एल यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कंजूस, स्टिंजी, इसको माइजर भी बोलते हैं।
ठीक है। तो ये यहाँ पे कोई माइजर नहीं एक्टिविटी, कंजूस एक्टिविटी की बात नहीं हो रही, आर्थिक गतिविधियों की बात हो रही है। इकोनॉमिकल ना लिख करके हम लिखेंगे इकोनॉमिक। बढ़े आगे नेक्स्ट सेंटेंस पे, इसमें भी मिलेंगी एरर्स। एक चीज़ का ध्यान रखें, ये जो सब कुछ मैं तुम्हें करवा रहा हूँ ना, यही वो तरीका है मैक्सिमम मार्क्स को स्कोर करने का, और आप भी इसको सीख सकते हो। ऐसा नहीं है मुझे लगता है ये इसका ऑब्जेक्ट है आपको समझ में नहीं आएगा, तुम भी सीख सकते हो। कहाँ से सीखोगे? मैं ऑलरेडी तुम्हें सिखा चुका हूँ शुरू से लास्ट तक, अगर तुम बैंक या एसएससी के स्टूडेंट हो तो। अब सीखने का तरीका भी आपको बता देता हूँ मैं। सीधे सीधे कूच करो चैनल के होम पेज पे, ये रखा है, आप इस पे आओगे, चैनल को खोलोगे, ऊपर ही रखिए प्लेलिस्ट कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इस पे प्लेलिस्ट पे करना क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे 42 वीडियोज़ आपको दिखेंगी। शुरू कर दो पार्ट नंबर 0 से पार्ट नंबर 40-42 तक, समझ गए ना। क्लिक करने पे ही सारी वीडियो दिखेंगी। कुछ लोगों को वीडियो दिख नहीं रही है तो प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कर लेना, सारी आपको एक एक करके लाइन से दिख जाएंगी। अब देखो इसी प्लेलिस्ट के नीचे आपको मिलेगी 2 प्लेलिस्ट और, एक एसएससी की, एक बैंक वालों की। ये पेड कंटेंट है लेकिन कहने भर का पेड है, नाम भर का। छोटा सा ही कंट्रीब्यूशन मैं इसका रखता हूँ। इसमें मैं आपको सिखाता हूँ पेपर को अप्रोच कैसे करना है प्रैक्टिकली। आप इन वीडियोस का फ़ायदा उठा सकते हैं। 50-60 वीडियोस दोनों में अलग अलग रखी हैं प्लेलिस्ट में। फ़ायदा उठाने के लिए आप मेंबर बने, ज्वाइन बटन पे प्रेस करके इस वीडियो को प्ले करना, यहाँ पे सब कुछ आपको सिखाया हुआ है। शुरू करें, आ जाओ। कह रहा अ समिट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट या NAM विदाउट इंडियन PM या प्राइम मिनिस्टर इज लाइक हैमलेट विदाउट प्रिंस ऑफ द डेनमार्क दैट इज विच वॉज इनेक्टेड इन क्यूबा प्रेजेंटली। कह रहा एक समिट जो है ना, समिट का मतलब क्या होता है भाई? शिखर वार्ता, टॉप कॉन्फ्रेंस। बड़े बड़े नेता लोग जो है इसमें आकर के बातचीत करते हैं। कह रहा एक शिखर वार्ता जो है, और किसकी? नॉन अलाइंड मूवमेंट की। ये एक मूवमेंट है, एक कैंपेन है, एक अभियान है जिसमें हम ध्रुवीकरण का साथ नहीं देते हैं, हम दुनिया में न्यूट्रल होने की बात करते हैं, है ना। कह रहा है ये जो टॉप कॉन्फ्रेंस है ना, कह रहा है और किसकी? बिना इंडिया के PM के, बिना इंडियन प्राइम मिनिस्टर के। कह रहा है ये बिल्कुल वैसी है लाइक जैसे हैमलेट बिना प्रिंस ऑफ डेनमार्क के। हैमलेट एक किताब का नाम है, शेक्सपियर की, एक ड्रामा है, इसी पे मूवी बनी है ओमकारा। ओमकारा तो आपने देखी होगी। अगर ओमकारा में से सैफ अली खान या अजय देवगन को निकाल दें तो उस मूवी में क्या बचा? तो कह रहा है अगर हैमलेट में से प्रिंस ऑफ डेनमार्क को निकाल दें जो मेन कैरेक्टर था, कह रहा है ये समिट बिल्कुल वैसी है बिना इंडियन PM के। और कह रहा है जो कि दैट इज़ विच, जो कि इनेक्ट की गई है क्यूबा में। इनेक्ट करने का मतलब है अंजाम देना, कैरी आउट करना। कह रहा है ये वही है जो कि इनेक्ट की गई है, कैरी आउट की गई है क्यूबा में हाल ही में प्रेजेंटली। समझ गए? तो कह रहा है एक ऐसी समिट जो है बिल्कुल वैसी है जिसमें PM ना हो इंडिया के, जैसे हैमलेट के अंदर प्रिंस ऑफ डेनमार्क ना हो, ओमकारा में अजय देवगन या सैफ अली खान ना हो, और कह रहा है जो हो भी गई क्यूबा में हाल में। अब तोड़ेंगे इसको, बहुत सारी एरर्स हैं, इतनी सारी एरर्स है तुम ढूंढ के दिखाओ उसके बाद भी रह जाएंगी, है ना। सारी करेंगे एक एक करके। शुरू हो रहा है ए नाम के आर्टिकल से, उसके बाद में रखा एक नाउन, मतलब यही जो नाउन है इसी के लिए आर्टिकल आया है और ये बन गया तुम्हारा सब्जेक्ट। सेंटेंस का पहला वो नाउन जिसके पहले कोई वर्ब, कोई ऑब्जेक्ट, कोई प्रेपोजिशन ना हो, जिसके पहले कोई वर्ब या कोई प्रेपोजिशन ना हो, वो होता है तुम्हारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया, चलो इसकी वर्ब ढूंढते हैं। वर्ब तो कहीं दिख नहीं रही, ऑफ नाम की प्रेपोजिशन आ गई। इसके बाद आया नॉन अलाइंड मूवमेंट, नाम है इसका NAM। ये अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। नॉन अलाइंड मूवमेंट एक अभियान का नाम है, एक कैंपेन का नाम है, समझ गए ना। इसमें सारे अक्षर बड़े हैं, देखो N बड़ा, A बड़ा, M बड़ा, तो अपने आप में क्या है ये है एक प्रॉपर नाउन। ऑफ प्रेपोजिशन ने इसको ले लिया अपना ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ो, विदाउट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है PM, और PM कहाँ के? इंडिया के। ये प्राइम मिनिस्टर इस विदाउट प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। इंडियन नाम के एडजेक्टिव ने PM को मॉडिफाई कर दिया। यहाँ अभी अफ्रीकन लगा दूँ तो अफ्रीका के PM बन जाएंगे, यहाँ अभी क्यूबन लगा दूँ तो क्यूबा के बन जाएंगे। तो ये इंडियन, अफ्रीकन, क्यूबन, अमेरिकन सब के सब एडजेक्टिव्स हैं, नाउन्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब चलो आगे बढ़ो, आपके पास वर्ब पड़ी है इस, किसकी वर्ब है? भाई नाउन की वर्ब है, ये सब्जेक्ट की वर्ब है। समिट सिंगुलर है, इसको वर्ब चाहिए थी, ये मिल गई इसको वर्ब। अब देखो लाइक प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हैमलेट। हैमलेट एक किताब का नाम है, H बड़ा है। बुक्स का नाम प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर बड़ा करते हैं। विदाउट प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है प्रिंस, और प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है डेनमार्क। ठीक है। अब देखो एंड कंजंक्शन के बाद में एक नया क्लोज शुरू हो रहा है, दैट है सब्जेक्ट नंबर 2, वर्ब नंबर है 2 ये। इसके बाद सब्जेक्ट नंबर 3 है विच, रिलेटिव प्रोनाउन। देखो ये वही है जो इनेक्ट किया गया था क्यूबा में प्रेजेंटली, ये समिट वही है जिसको अंजाम दिया गया था क्यूबा में प्रेजेंटली। दैट इज विच वॉज इनेक्टेड इन क्यूबा प्रेजेंटली, समझ गए ना। तो दैट और इज ये बन गया एक क्लोज, सब्जेक्ट नंबर 2 उसकी वर्ब नंबर 2, और विच बन गया एक रिलेटिव क्लोज, रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट नंबर 3 और वर्ब नंबर 3 वॉज इनेक्टेड।
इन प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट है क्यूबा नाम की कंट्री, और कब हुआ, हाल ही में हुआ। प्रेजेंटली एक एडवर्ब ऑफ टाइम हो गई, वक्त के बारे में बता रही है। अब मेरे ख्याल से कुछ एक एरर्स तुम्हारी पकड़ में आ गई होंगी इतना तोड़ने के बाद। अब पहले काम करता हूँ, रिपीट करूँगा मैं सारी चीज़ें, फिर एरर्स को एक एक करके तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट है सबमिट, वर्ब है इसके इज़। सब्जेक्ट नंबर 2 है दैट, वर्ब है इसकी इज़। सब्जेक्ट नंबर 3 है विच, वर्ब है इसकी वॉज इनेक्टेड, ठीक है, वर्ब नंबर 3। ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा प्रॉपर नाउन। विदाउट प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, इंडियन लगा एडजेक्टिव है इनके पहले। लाइक प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है हैमलेट, विदाउट का ऑब्जेक्ट है प्रिंस, ऑफ का ऑब्जेक्ट है डेनमार्क नाम का देश, और इनेक्ट कहाँ किया गया था, क्यूबा में। इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है क्यूबा, हाल ही में किया गया था, प्रेजेंटली एक एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब एरर्स ढूंढ लेते हैं भाई, फटाफट से आ जाओ। सबसे पहली और खूबसूरत एरर, देशों के नाम के आगे कब द लगता है और कब नहीं लगता। देखो यहाँ पे क्यूबा है, इसके आगे आपने द नहीं देखा। इंडिया के आगे कभी आप द नहीं देखोगे, अमेरिका के आगे कभी आप द नहीं देखोगे, जब यूएस से लिखोगे तब द लगा होगा। रशिया के आगे द नहीं देखोगे, चाइना के आगे द नहीं देखोगे। ऐसा क्यों, देशों के नाम के आगे द नहीं लगता, सिर्फ उनके नाम के आगे द लगता है जो देश अपने आप में कुछ प्लूरल होने की भावना को दिखाते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएई, है ना। तो इसमें देखो ऐसा कुछ तो है नहीं, तो क्यूबा में तो लगाया नहीं। लेकिन डेनमार्क क्या क्या आपने लगा दिया। डेनमार्क में पीछे एस आ रहा है क्या, फिलीपींस में पीछे एस आता है तो इसके आगे द लगा देते हैं। बहामास में पीछे एस आता है तो इसके आगे द लगा देते हैं। लेकिन डेनमार्क में पीछे एस आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये ऐसा नाउन है, एक ऐसा सिटी का नाम है, देश का नाम है, जिसके आगे द को नहीं लगाएंगे। एरर नंबर 1। अब दूसरी निकालो। एक चीज़ बताओ मुझे, तुम्हें मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था, अगर ऑफ प्रपोजिशन दो नाउन्स को कनेक्ट करे तो पहले वाले नाउन के पहले हमेशा द लगता है। अगर ऑफ प्रपोजिशन दो नाउन्स को कनेक्ट करे तो पहले वाले नाउन के पहले हमेशा द लगता है। जैसे बैग ऑफ राम इज स्टोलन, राम का बैग चुरा लिया जा चुका है। बैग ऑफ राम, बैग भी एक नाउन और राम भी एक नाउन, बीच में क्या पड़ा है, ऑफ। अगर ऐसा भी केस बने तो पहले वाले नाउन के आगे द आएगा, क्योंकि ऑफ लगने के बाद इसको आपने डेफिनेट कर दिया है। किसका बैग भाई, किसी का नहीं, राम का बैग। समझ गए ना मेरी बात को, बैग आइडेंटिफाई हो रहा है इस ऑफ की वजह से, बैग डेफिनेट है इसलिए आगे लगेगा इसके द। तो इस प्रिंस के आगे ऑफ के बाद में डेनमार्क, पहले प्रिंस, तो यहाँ पे भी द लगना चाहिए। समझ लो मेरी बात को, आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। इस द को यहाँ से हटाओ और हटा करके लाओ प्रिंस के आगे। अब तीसरी एरर देख लेते हैं। तीसरी एरर है मेरे भाई, प्राइम मिनिस्टर के आगे लगा हुआ है इंडियन प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है डेजिग्नेशन के आगे हमेशा द लगाना है। द इंडियन प्राइम मिनिस्टर आप लगाओगे, द अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर, द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, है ना, द ट्रस्टी ऑफ द फर्म, हमेशा किसी भी डेजिग्नेशन के आगे, किसी भी ओहदे के आगे आप लगाएंगे द को। इसकी एक्सेप्शन क्या है, अगर उस बंदे का नाम साथ में ऐड कर दें तो द नहीं लगेगा। मान लो इंडियन पीएम मोदी लिखा होता तब इस द की ज़रूरत यहाँ पे नहीं थी। डेजिग्नेशन प्लस नेम के कॉम्बिनेशन में द नहीं लगता। हो गई 3 एरर। अब एक और एरर निकाल लेते हैं भाई। दैट इज़ विच वॉज इनेक्टेड, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन। मुझे इसका एंटीसीडेंट दिखाओ तुम। ये वही चीज़ है जो इनेक्ट की गई है, ये वही चीज़ है जो इनेक्ट की गई है, इसका एंटीसीडेंट दिखाओ। इस रिलेटिव प्रोनाउन का कहीं पे आपको एंटीसीडेंट नहीं दिखेगा। समझ गए ना, ये विच किसके लिए आया आपको पता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रिलेटिव प्रोनाउन आता है, व्हाट। दैट इज़ व्हाट वॉज इनेक्टेड, है ना, चौथी एरर। 5वीं एरर निकाल लेते हैं, ये आपको अलग से लेके समझानी पड़ेगी। 3 वर्ड्स हैं हमारे पास, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली या रिसेंटली। एट प्रेजेंट का मतलब होता है हाल में, अभी के अभी, नाउ, राइट नाउ। प्रेजेंटली का मतलब आपको कुछ भी लगे, लेकिन होता क्या है, आने वाले वक्त में। प्रेजेंटली में प्रेजेंट लगा हुआ है, लेकिन प्रेजेंटली एडवर्ब का मतलब होता है नियर फ्यूचर में, है ना, आने वाले भविष्य में। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, अभी 1 मिनट पहले या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जो काम हो चुका है इन रिसेंट पास्ट, उसके लगाते हैं रिसेंटली। शी इज़ अर CEO एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली या रिसेंटली। वो हमारी CEO है हाल में, एट प्रेजेंट या प्रेजेंटली या रिसेंटली। देखो वो हमारी CEO है, अभी भी है, राइट नाउ है। अगर राइट नाउ की बात हो रही है तो आपको ना तो प्रेजेंटली लगाना है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ना रिसेंटली लगाना है, पास्ट की बात कर रहा है, एट प्रेजेंट। आई विल गो टू सी योर अंकल एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली या रिसेंटली। मैं जाऊँगा तुम्हारे अंकल से मिलने। कब जाएगा भाई, फ्यूचर में जाऊँगा। फ्यूचर में जाऊँगा तो राइट नाउ की बात भी नहीं है, रिसेंटली की बात भी नहीं है, पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंटली, ठीक है ना। फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर, आई विल गो टू सी योर अंकल। और मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस एम्प्लॉय, डी कर लेना। और मोस्ट एक्सपीरियंस एम्प्लॉय हैज़ रिजाइंड एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली या रिसेंटली।
हमारा सबसे अनुभवी एम्प्लॉई रिज़ाइन कर चुका है हाल ही में। रिज़ाइन तो हो चुका है, हैज़ रिज़ाइंड, परफेक्ट टेंस में एक्शन पूरा हो चुका है। फ्यूचर का कोई काम नहीं है, प्रेजेंट का कुछ काम नहीं है, रिसेंटली हाल ही में उसने रिज़ाइन किया है। समझ गए ना? तो यहाँ पे क्या लगाना है, ये मीटिंग मेरे भाई हो चुकी है। कहाँ हो चुकी है? इनेक्ट हो चुकी है, क्यूबा में हो चुकी है। तो क्या लगाओगे? रिसेंटली। 4 एरर्स थी इसमें, एक एक करके ढूंढ लिया आपने। आज थोड़ी सी डोज होगी तुम्हारी ज़्यादा, है ना? एक सेंटेंस और कर लेते हैं, फिर तुम्हें दे दूंगा होमवर्क, ठीक है? चलो आ जाओ। द हिस्टोरिकल हवाना समिट ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट NAM of 1979 was one of the only conferences that have took place without the Indian PM's participation. कह रहे जो ऐतिहासिक हवाना की समिट थी, हवाना में होने वाली जो शिखर वार्ता थी, और किसकी? NAM की। तो अभी हाल में कहीं और हो रही है, हम बात कर रहे हैं 1979 वाली की जो हवाना में हुई थी। कह रहे ये जो थी ना, ये थी महज एक ऐसी कॉन्फ्रेंस, वन ऑफ द ओनली कॉन्फ्रेंस, उन कॉन्फ्रेंस में से एक अकेली ऐसी जो कि टुक प्लेस कर चुकी हैं बिना एक इंडियन पीएम के पार्टिसिपेशन के। तो जितनी भी कॉन्फ्रेंस आज तक दुनिया में हुई हैं जिसमें NAM की बात हुई हो और इंडिया का पीएम ना हो, उन सभी में जो आज तक पीएम के पार्टिसिपेशन के बिना हुई हैं, उनमें से एक थी ये हवाना वाली ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस। आ जाओ इस सेंटेंस को कर लेते हैं ब्रेक। हिस्टोरिकल एक एडजेक्टिव है, ऐतिहासिक। हवाना समिट एक क्या हो गया? कंबाइंड नाउन, है ना? 2 नाउन एक साथ मिल गए हैं, एक कंबाइंड एग्जिस्टेंस रखते हैं, हवाना समिट। अब ये बताओ, हवाना समिट अगर एक नाउन है, एक शिखर वार्ता का नाम है, तो ये समिट क्या होगी? अपने आप में सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगी। इससे पहले कोई प्रेपोजिशन, कोई वर्ब नहीं आ रही। सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दिया इस एडजेक्टिव ने, हिस्टोरिकल ने। अब देखो वर्ब ढूंढनी है इस सब्जेक्ट की, पर आगे बढ़ी है ऑफ प्रेपोजिशन। इसके बाद पड़ा एक NAM नाम का क्या है? प्रॉपर नाउन। पहला N बड़ा, फिर A बड़ा, फिर M बड़ा, है ना? एक अभियान का नाम है। ये हो गया ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इसके बाद पड़ा है ऑफ के बाद में 1979, ये भी एक ऑब्जेक्ट बन गया इस ऑफ प्रेपोजिशन का, एक साल का नाम है। फिर देखो यहाँ पड़ी है वर्ब वॉज। हवाना समिट सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर है। समझ गए ना? सब्जेक्ट को मिल गई आपकी, सब्जेक्ट को मिल गई है आपको वर्ब। अब ये क्या थी? ये थी वन। वन होता है एक इंडेफिनिट प्रोनाउन, वन होता है एक प्रोनाउन, ऐसा समझ लो प्रोनाउन। तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बी फैमिली की वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन अकेली आ जाए तो उसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं बोलते, उसके बाद में बोलते हैं जो भी रखा हो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया कॉन्फ्रेंसेस। ओनली इसके जो है एडजेक्टिव है, कौन सी कॉन्फ्रेंसेस? महज वही वाली कॉन्फ्रेंसेस, ओनली कॉन्फ्रेंसेस। अब देखो ये कॉन्फ्रेंसेस के बारे में बताने वाला रिलेटिव क्लोज है। कौन सी कॉन्फ्रेंस? जिन्होंने टेक प्लेस किया है बिना इंडियन पीएम के पार्टिसिपेशन के। कॉन्फ्रेंस के बारे में बता रहा है, इसको एंटीसीडेंट बना रहा है। दैट हो गया सब्जेक्ट नंबर 2, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। वर्ब होगी हैव टेक प्लेस। टेक प्लेस एक फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है किसी घटना का घटित होना, अकर होना, है ना? अकर होना। तो टेक प्लेस होगी मेन वर्ब, हैव होगी हेल्पिंग वर्ब। दैट को आपने वर्ब दे दी। विदाउट प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब होता है भागीदारी, और किसकी? इंडिया के पीएम की। ये पजेसिव एक एडजेक्टिव हो गया, ये इंडियन एक एडजेक्टिव हो गया, पार्टिसिपेशन को मॉडिफाई कर रहा है। अब इसमें एरर ढूंढ लेते हैं। पहले एक बार मैं रिपीट कर दूं, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट नंबर 2 है, ये इसकी वर्ब है। विदाउट का ऑब्जेक्ट है पार्टिसिपेशन, ये दोनों एडजेक्टिव इस ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं मॉडिफाई। ऑफ का ऑब्जेक्ट है ये मूवमेंट, प्रॉपर नाउन है। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये वाला साल, और वन है रिलेटिव, ये जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑफ का ऑब्जेक्ट है ये कॉन्फ्रेंसेस, ओनली इसको कर रहा है मॉडिफाई। अब करते हैं इसको, सेंटेंस को अपने ब्रेक तो कर लिया, अब इसमें ढूंढते हैं एरर। अब देख लेते हैं पहले सिंपल वाली एरर्स। ये हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या नहीं आएगी? ये टुक जो है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कुछ वर्ब्स आपको कंफ्यूज करती हैं, जैसे रन है ना, ये फर्स्ट फॉर्म रन होती है, सेकंड फॉर्म रैन होती है, और थर्ड फॉर्म अगेन रन हो जाती है। तो लोग क्या समझते हैं सेकंड फॉर्म जो है ना वही थर्ड फॉर्म है, तो रैन ही थर्ड फॉर्म है। तो एक लड़का मुझसे कह भी रहा कमेंट्स में, सर शी हैज़ रन। आपने तो गलत लिख दिया सर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, रैन लगाते हैं ना इसकी जगह। रैन सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म बेटा रन होती है। वैसे कम है, कम, केम, अगेन, कम। अब ये टेक भी ऐसी वर्ब्स है क्योंकि इसकी थोड़ी सी रेगुलरिटी होती है इस वर्ब की जो है फॉर्म चेंज करने में। फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकंड फॉर्म टुक, और थर्ड फॉर्म है टेकन। तो हैव के बाद में टेकन लगेगा, पहली चीज़ तो ये। अब दूसरी चीज़ समझना, एक बढ़िया कूल कॉन्सेप्ट समझाता हूँ तुम्हें। द डे व्हेन शी सेलिब्रेटेड ग्रेजुएटेड वॉज वन ऑफ द डेज दैट वर सेलिब्रेटेड। जो दिन उसने ग्रेजुएशन पूरी की वो उन दिनों में से एक दिन था जो सेलिब्रेट किए गए उसके द्वारा।
समझ लो, ज़िंदगी में उसने 5 ही दिन पार्टी की है। पहला दिन कौन सा है, जब उसने ग्रेजुएशन की। दूसरा दिन कौन सा, जब उसकी शादी हुई। तीसरा दिन जब वो घूमने गई। समझ गए ना। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जिस दिन वो ग्रेजुएट हुई वो था उन दिनों में से एक, वॉज वन ऑफ द डेज जिसको उसने सेलिब्रेट किया। अब देखो ये दैट जो है ना, दैट ये डेज़ के लिए आया है, वो वाले दिन जो सेलिब्रेट हुए थे। डेज़ एक जो है प्लूरल जो है नाउन है, तो दैट की वर्ब भी प्लूरल है। डेज़ के सामने हम हिसाब से हमने लगाई है प्लूरल। लेकिन यहाँ देखो, द डे व्हेन शी ग्रेजुएटेड वॉज वन ऑफ द ओनली डेज दैट वर सेलिब्रेटेड। सेंटेंस वही है, बस यहाँ पे हमने ओनली को ऐड किया है। अब अगर ऐसा मैंने ओनली यहाँ लगाया है ना, तो डेज इस एंटीसीडेंट के बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन आया है इसकी वर्ब होगी सिंगुलर। ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत बार आया भी है, और लड़कों का दिमाग खराब हो जाता है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब क्यों आई है। इसलिए आई है क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही दिन था जो उसने सेलिब्रेट किया। ये इसने बीच में जानबूझ करके डाला आपको कंफ्यूज करने के लिए। उसकी ज़िंदगी में दिन ही एक था, ओनली डे था, सिर्फ एक ही दिन था जिसने उसने सेलिब्रेट किया। तो अगर वो ओनली डेज थे तो वो एक्चुअल में सिंगुलर है, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पे वॉज। समझ गए ना। जैसे यहाँ देखो, अ टीम इज़ वन ऑफ द ओनली टीम्स, यहाँ से लगा लेना, वन ऑफ द ओनली टीम्स दैट हैज़ या हैव क्वालिफाइड। हमारी टीम वो इकलौती टीम है जिसने क्वालिफाई किया है। इसका मीनिंग है हिंदी में ये, हमारी टीम वो इकलौती टीम है जिसने क्वालिफाई किया है। सभी टीम्स में से ओनली टीम है हमारी टीम जिसने क्वालिफाई किया है। समझ गए ना। जैसे ही आपको एंटीसीडेंट से पहले ओनली लिखा हुआ मिल जाए, तब रिलेटिव प्रोनाउन की वर्ब होती है सिंगुलर, हैज़ क्वालिफाइड। यहाँ भी ओनली डेज के बाद में दैट वॉज सेलिब्रेटेड। और इसी तरीके से यहाँ पे भी वन ऑफ द ओनली कॉन्फ्रेंसेस दैट हैज़ टेकन प्लेस। समझ गए ना क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, इस तरीके से होता है। चलो अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट था इसी सेंटेंस में, एक लास्ट एरर है। एक वर्ड है हिस्टोरिकल, एक वर्ड है हिस्टोरिक। हिस्टोरिकल का मतलब है जो पास्ट से रिलेटेड हो, भूतकाल से, हिस्ट्री से, इतिहास से रिलेटेड हो। हिस्टोरिक का मतलब है इतिहास का कोई बहुत इंपॉर्टेंट दिन, कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, जगह, कोई इंपॉर्टेंट जो है वाकया, है ना। हिस्टोरिक का मतलब है जिसमें कुछ फेमस हो या इंपॉर्टेंट हो, ऐसा कोई भी इंसान, कोई जगह, कोई वाकया, कोई बैटल, कोई भी इमारत। तो दोनों में फ़र्क है। वैसे तो ये भी हिस्ट्री की है और ये भी हिस्ट्री की है, लेकिन ये सीधे सीधे हिस्ट्री से रिलेट करती है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंस या कुछ फेमस होने की बात नहीं है। यहाँ पे किसी हिस्टोरिक पर्सन की बात होगी, बिल्डिंग की बात होगी, बैटल की बात होगी, या किसी जगह की बात होगी। जैसे द मीटिंग बिटवीन द टू कंट्रीज लीडर्स वॉज अ हिस्टोरिकल या हिस्टोरिक ओकेजन। जो मीटिंग थी दोनों कंट्रीज़ के लीडर्स के बीच में, अपने आप में एक इस टाइप का ये ओकेजन था। अब देखो मीटिंग तो हो चुकी है, ये तो हमें पता लग गया, भूतकाल में ही हुई है, ये भी हमें पता है। हिस्टोरिक और हिस्टोरिकल दोनों बताते हुए भूतकाल को हैं, ये भी हमें पता है। लेकिन ये मीटिंग जो है ना, हम इसके फेमस या इंपॉर्टेंट होने की बात कर रहे हैं। ये मीटिंग की द मीटिंग, देखो खास मीटिंग, दो कंट्रीज़ के लीडर भी इसमें मिले। हम कह रहे हैं अपने आप में एक बहुत फेमस या इंपॉर्टेंट मीटिंग थी ये। समझ गए ना। तो मैं क्या लगाऊंगा, हिस्टोरिक ओकेजन। समझ गए ना। हिस्टोरिकल का मतलब क्या है, ये एक ऐतिहासिक घटना है, हम इसके फेमस या इंपॉर्टेंट होने की बात कर रहे हैं। वैसे ही द बुक प्रेजेंट्स अ हिस्टोरिकल या हिस्टोरिक रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये किताब प्रेजेंट करती है ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को, और किसके, उन इवेंट्स के जो घटित हुए इसके राज में, और किसके राज में, सिकंदर महान के, अलेक्जेंडर ग्रेट के। अब ये बताओ वो इवेंट्स, वो जो रिकॉर्ड हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट या फेमस रिकॉर्ड हैं क्या। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऐतिहासिक रिकॉर्ड, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। समझ गए ना। तो दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं। फेमस होने की बात हो, इंपॉर्टेंट होने की बात हो, कोई इंसान हो, जगह हो, कोई घटना हो, तो लगा दें आप हिस्टोरिक, अदरवाइज लगाएं हिस्टोरिकल। यहाँ पे हिस्टोरिकल आ जाएगा ना, हिस्टोरिक गलत है। तो यहाँ पे क्या कर दिया भाई हमने। अब ये बताओ, ये हवाना समिट जो 1979 की थी, जिसमें पीएम नहीं गए, ये एक इंपॉर्टेंस बताने वाला सेंटेंस है इस हवाना समिट की। ये एक फेमस समिट थी, इस साल में हुई थी, इंडिया का पीएम इसमें गया नहीं था, तो हिस्टोरिकल नहीं, हिस्टोरिक। आज की डोज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, ये सेंटेंस मैं आपको करवाने वाला था, लेकिन अब नहीं करवा पाऊँगा क्योंकि सब में इतना पेशेंस नहीं है पौना घंटा रुकने का एक वीडियो के लिए। एक काम करें, आप इसको ब्रेक कर लें, इस तरह से कुछ ये ब्रेक होगा, ब्रेक करके मेरे वाले से मैच कर लेना, ठीक है। इसमें जो एरर है उसका भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा कमेंट सेक्शन में। चलो दिखाई देता हूँ ना, ये इसमें एरर है। आपको खुद से इस एरर को मैंने कई बार करवाया है, जिन्होंने मेरे साथ पढ़ा है एडिटोरियल्स को, इस एरर को देखते ही पहचान जाएंगे, है ना। ये इसमें मोटी मोटी एक एरर है, एक और भी है। अब ये सेंटेंस है, ये आपको अपने होमवर्क की तरह लेना है। ये सेंटेंस एक सिंपल सा सेंटेंस है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, पर इसमें एरर फिर भी मैंने फंसा के रखी हुई हैं। तो फटाफट से कर दो एरर को आइडेंटिफाई, और इससे मिला लेना मेरे वाली ब्रेक किए हुए से अपने वाले को, ठीक है।
इससे मैच कर लेना कितना तुम कितने % सही कर पाए, कमेंट सेक्शन में बताना। और जो उसमें एरर है ना वो कमेंट्स में मैं डाल रहा हूँ, वहीं उस कमेंट से जा करके एरर को ढूंढ करके पहचान लेना, ठीक है। चलिए मुलाकात लूँगा शाम को 8:30 बजे, वीडियो बना करके मैंने डाल दी है, ईडियम्स और फ्रेजेस पार्ट 3 कहानियों के जरिए। आना 8:30 बजे, मुलाकात लूँगा तभी। अंटिल देन साइनिंग आउट।